हाय एवरीवन, मैं स्टोरी टेलर दिस साइड और आज जो मैं कहानी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है अ फॉगी टेल। 2025 में रिलीज हुई ये एक हिस्टोरिकल ताइवानीज फिल्म है जो चाइना के 1950s के फाइट टेरर एरा को दर्शाती है। वाइट टेरर चाइनीज हिस्ट्री का वो दौर था जब कुओमिंतांग सरकार के शासन में कई दशकों तक मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन लागू रहा, जिस दौरान राजनीतिक विरोध को दबाया जाता था और लोगों के बीच डर और शक का माहौल बना रहता था। ये कहानी है एक 15 साल की लड़की यूए की जो अपने गांव चियाई से कैपिटल सिटी ताइपे जाती है अपने भाई की बॉडी को वापस लाने जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन में मारा गया था। वहां उसकी मुलाकात होती है कुंग ताओ से जो रिक्शा चलाता है और तब शुरू होता है उसका सफर अपने भाई की बॉडी को वापस घर ले जाने का। कहानी की शुरुआत में यूए खेतों से होते हुए जा रही थी अपने भाई के लिए खाना ले जाने। उसका बड़ा भाई यून अपनी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के चलते पुलिस के रडार पर था और उनसे बचने के लिए कई महीनों से खेतों में रह रहा था और यूए उसके लिए खाना ले जाया करती थी। यूए को यून के लिए चिंता होने लगी थी क्योंकि उसके बाकी साथी एक एक करके पकड़े जा चुके थे। यून उसे अपनी स्केचबुक दिखाता है और उसे अपनी घड़ी देते हुए कहता है कि वो चिंता ना करे, वक्त जल्दी कट जाएगा। आज से 5-10 सालों में सब ठीक हो जाएगा और वो बस सोचे कि वो आज से 5 या 10 साल में क्या कर रही होगी। यूए एक टीचर बनना चाहती थी। तभी वहां पुलिस आ जाती है और यून वहां से भागने लगता है। वो वापस वहां नहीं लौटता। यूए अपने छोटे भाई के साथ अपने पेरेंट्स की ग्रेव के सामने खड़ी थी और वो उन्हें बताती है कि उसके अंकल और आंट उनके घर में शिफ्ट हो गए हैं। उसके अंकल के भी 2 बच्चे थे और उसकी आंट यूए से घर का सारा काम कराती थी। एक दिन जब वो सब खाना खा रहे थे तब उनका एक पड़ोसी आकर बताता है कि यून को गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन में मार दिया गया है और उन्हें उसकी बॉडी क्लीन करने कैपिटल सिटी ताइपे जाना होगा, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। यूए के अंकल कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। ये बात सुनते ही यून भागकर अपने पेरेंट्स की ग्रेव के सामने जाकर रोने लगती है। उसके अंकल पर पहले ही बहुत कर्ज थे, इसीलिए वो कैपिटल नहीं जा सकते थे। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर यूए बिना किसी को बताए यून की वॉच और स्केचबुक लेकर कैपिटल की तरफ निकल पड़ती है। ट्रेन से यूए ताइपे पहुंच जाती है पर उसे पैराडाइज फ्यूनरल होम जाने का रास्ता नहीं पता था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे। एक आदमी उससे कहता है कि वो उसे वहां ले जा सकता है पर उससे पहले उसे उसके अंकल के पास जाना होगा। इसीलिए वो एक रिक्शा करके उसके अंकल के घर जाते हैं, पर वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया करते थे और यूए उनके जाल में फंस चुकी थी। वो लोग उसे अंदर पकड़कर बांध देते हैं। यूए के बैग पीछे रिक्शा में छूट गई थी जिसे लौटाने के लिए वो रिक्शा वाला उस आदमी के घर आता है और यूए को बंधा हुआ देख उसे वहां से छुड़ा लेता है। यूए अब उसे फॉलो करने लगती है। जो कि उसके पास पैसे नहीं होते, वो रिक्शा वाला उसे रिक्शा में नहीं बिठाता और साथ चलने को कहता है। वो उसे बताती है कि वो पैराडाइज फ्यूनरल होम जाना चाहती है उसके भाई की बॉडी वापस लेने। वो कहता है कि वो तो बहुत दूर है। वो यूए का बैग चेक कर चुका था और वो कहता है कि उसके पास जितने पैसे हैं वो पूरे काफी नहीं हैं। उससे वो अपने भाई की बॉडी वापस नहीं ले सकती, लेकिन यूए अपने साथ यून की घड़ी लाई थी। उसे बेचने के लिए वो मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। यूए उसे अपना नाम बताती है जिसका मतलब था द मून यानी कि चांद। रिक्शा वाला अपना नाम बताता है चाओ कुंगताओ। वो पहले आर्मी में था पर अपनी जॉब छूट जाने के बाद वो एक रिक्शा ड्राइवर बन गया। वो यूए की घड़ी लेकर एक शॉप ओनर के पास जाता है जो उसे बहुत कम पैसे दे रहा था, ये कहते हुए कि वो एक आम घड़ी है और दूसरे लोग उसे इससे भी कम पैसे देंगे। यूए कुछ और शॉप्स में जाकर पूछती है और सच में बाकी लोग उसे कम कीमत दे रहे थे। आखिरकार वो वापस उसी शॉप में आती है और पैसे लेकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहां के शॉप ओनर एक दूसरे को इशारा करके स्माइल करने लगते हैं, यानी कि वो सब उनकी चाल थी और शायद वो घड़ी सच में कीमती थी।
वहां से ताओ यूए को एक गैम्बलिंग अड्डे पर लेकर आता है, उसके पैसे डबल करवाने के लिए, क्योंकि उसे और पैसों की ज़रूरत थी। पहले कुछ राउंड्स वो जीत जाते हैं और लालच में ताओ सारे पैसे दांव पर लगा देता है, यूए के लक पर यकीन करते हुए। लेकिन आखिरी दांव वो हार जाते हैं और यूए के सारे पैसे अब जा चुके थे। ताओ यूए को फ्यूनरल होम लेकर आता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वहाँ का ओनर उन्हें कुछ भी बताने से मना करता है। ताओ भी अपने कमांडर के बारे में पूछता है जो उसके साथ अरेस्ट हुआ था, लेकिन बाद में ताओ छूट गया, पर उसके कमांडर को फायरिंग स्क्वाड ने मार दिया। उस कमांडर ने बहुत बार उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो उसके बारे में जानना चाहता था। अब यूए के पास एक आखिरी रास्ता बचा था। ताइपेई में उसकी एक बहन रहती थी, जिसे बचपन में ही अडॉप्शन के लिए दे दिया गया था और वो कभी उससे मिली नहीं थी। वो दोनों यूए के पास जो एड्रेस था उस पर जाकर पूछते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो अब वहाँ नहीं रहती और एक औरत उन्हें यूए की सिस्टर के पास लेकर जाती है, जो कि अब एक डांस ट्रूप में काम किया करती थी। ताओ यूए को अपने सिस्टर तक पहुंचाकर चला जाता है। यूए सिया को, यानी कि अपनी सिस्टर को, यून के बारे में बताती है। सिया अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस लेती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। ट्रूप की बाकी लड़कियां भी कुछ पैसे उसे दे देती है। एक लड़की सजेस्ट करती है कि वो उस ऑफिशियल के पास क्यों नहीं जाती जो उसके पीछे पागल है, वो उसे जितने चाहे उतने पैसे दे सकता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम होता है ची, ये बताने कि एक लड़की उसे ढूंढ रही थी, वो उसे मिली क्या। ये वही लड़का था जिसकी फैमिली ने सिया को बचपन में अडॉप्ट किया था अपनी बहू बनाने के लिए, लेकिन उनके साथ रहकर सिया उस लड़के को अपना भाई मानने लगी थी और उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो घर से भागकर इस ट्रूप के साथ रहती थी। इस वजह से उस लड़के के फादर भी सिया से गुस्सा थे। सिया उस ऑफिशियल से कुछ पैसे मांगने जाती है। यूए उन्हें बाहर से बात करते हुए देख रही थी। उस ऑफिशियल की फैमिली, उसकी बीवी और बच्चे चाइना में रहते थे, पर अब वो उन्हें वापस लाने वाला था। इस बात से सिया गुस्सा होकर उसके पैसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। यूए उनकी बातें सुन ही रही थी कि वहाँ कोई चोर चोर कह के चिल्लाने लगता है। वो पकड़ी ना जाए इस वजह से भागने लगती है और एक जगह छुप जाती है। वहाँ एक और आदमी पहले से मौजूद था। वो एक चोर था और वो यूए को कुछ पैसे देकर भाग जाता है। जाने से पहले वो अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है काओ चिन चोंग और वो खुद को प्रेजेंट डे का रॉबिन हुड समझता था, जो अमीरों से पैसे लेकर गरीबों को देता था। उसे पकड़ना मुश्किल तो था ही, पर जेल में रखना और भी मुश्किल था। वो हर बार भाग जाया करता था। ताओ उस शॉप के ओनर के पास लौटता है और उसके बातों से हमें पता चलता है कि यूए को फंसाने में वो भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था, पर यूए के लिए उसे बुरा लगने लगा था, इसीलिए वो उस गैम्बलिंग अड्डे पर उसे लेकर गया था ताकि उसके पैसे डबल करके वो उसे लौटा सके। लेकिन वहाँ भी वो हार गया। वो उस ओनर से घड़ी वापस लेने की बात करता है, पर वो ओनर नहीं मानता। जब ताओ घर लौटता है तो दो ऑफिसर्स वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। ताओ और उसके कुछ दोस्तों को उस ऑफिसर ने, यानी कि फान चून ने, पास्ट में अरेस्ट किया था। जब ताओ को टॉर्चर किया गया तो उसने अपने एक साथी की लोकेशन उन्हें दे दी थी और बाद में उसे उन्होंने मार डाला। इस बात का गिल्ट ताओ को आज तक खाए जा रहा था। आज भी उसका एक साथी उनके रडार पर था। उसे ही ढूंढने के लिए वो ताओ के पास आए थे, उससे पूछताछ करने, लेकिन ताओ उसके कांटेक्ट में नहीं था और वो चले जाते हैं। इधर यूए को लगता है कि उसकी सिस्टर की लाइफ में ऑलरेडी परेशानियां हैं, इसीलिए वो उसके पास वापस नहीं जाती और एक जगह छुप जाती है। उसे उसे यून की याद आती है कि कैसे उसने एक बार यूए को एक कहानी सुनाई थी जो उसने अपनी स्केचबुक में भी ड्रॉ की थी। वो उससे एक स्टोरी बुक बनाना चाहता था। वो स्टोरी यूं थी। एक नदी में दो बूंदें रहती थी। एक का नाम था मी और दूसरी थी शुई। दोनों नदी से ऊपर बादलों की तरफ देखती थी।
उन्हें बादलों से जलन होती थी कि कैसे वो आज़ाद थे और ऊपर से सारी खूबसूरत चीज़ें देख सकते थे। तब नदी के एक सीनियर ने उनसे कहा कि एक दिन वो भी बादल बन सकते हैं। दोनों बूंदें खुश हो गई और उस दिन से वो राह देखने लगी कि जब वो बादल बन जाएंगी। दूसरे दिन सूरज के उठने पर पहले शुई भाप बनकर बादल में तब्दील हो गई और उसके बाद मी भी उसके पीछे पीछे एक बादल बन गई। कुछ दिन तक वो दोनों बहुत घूमे और उन्हें इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। ऐसे ही करते करते और बादल उन्हें ज्वाइन करने लगे और वो बादल घना होता गया और एक रेगिस्तान के ऊपर आकर ठहर गया। तब उनके सीनियर ने कहा कि चलो नीचे चलते हैं, पर मी कहता है कि उसे बादल बने बस कुछ ही वक्त हुआ है। लेकिन उनका सीनियर उन्हें समझाता है कि धरती को उनकी ज़रूरत है पेड़ पौधे उगाने के लिए। पर शुई कहता है कि नीचे तो रेगिस्तान है, क्या वो वहाँ पेड़ पौधे उगा सकेंगे? सीनियर बोला कि 2-3 बूंदों से वो मुमकिन नहीं, लेकिन अगर उनके जैसे लाखों बूंदे साथ में बरस पड़े तो ये ज़रूर मुमकिन है। अगर हौसला है तो तुम दुनिया बदल सकते हो। ये यून के कहे शब्द युए को याद थे। आखिर में मी और शुई के साथ सारी बूंदें नीचे धरती पर बरस पड़ी, लेकिन वहाँ कुछ उगा या नहीं पता नहीं। लेकिन जब तक हम कुछ नहीं करते तब तक कुछ नहीं बदलेगा। युए की आंखें खुलती है तो उसके सामने एक ऑफिसर खड़ा था। वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता है और पूछताछ करने लगता है कि उसे इतने पैसे कहाँ से मिले। जब वो उल्टा जवाब देने लगती है तो दूसरा एक ऑफिसर उसे पीटने लगता है। पर तभी बाहर किसी का झगड़ा हो जाता है और वो ऑफिसर उसे देखने के लिए बाहर चला जाता है। बाद में वो ताओ को लेकर पुलिस स्टेशन लौटता है। दूसरे दिन दोनों को रिहा कर देते हैं, लेकिन युए के पैसे उसे वापस नहीं मिलते क्योंकि उन्हें शक था कि वो शायद चोरी के थे। ताओ मार्केट में एक लेडी से चोरी करने की कोशिश में युए को मदद करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसी मार्केट में ताओ को उससे मिलने आए एक ऑफिसर का जूनियर दिखता है जिसके पास ताओ के लिए एक काम था। 2 साल पहले एक क्लिनिक के डॉक्टर को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। उस डॉक्टर की एक वाइफ और बच्चा पीछे छूट गए थे। तभी से वो सीनियर ऑफिसर यानी कि फान शुन उनकी रक्षा कर रहा था, लेकिन असल में उसे उस डॉक्टर की वाइफ और उसका घर चाहिए था। वो जूनियर ऑफिसर उस वाइफ के पड़ोस में रहता था और वो उसे पसंद करता था। वो जूनियर ऑफिसर चाहता था कि ताओ फान शुन को मार डाले, जिसके बदले वो उसे पैसे भी देता है। युए जो कि अपने रास्ते निकल पड़ी थी, वापस आकर ताओ के पीछे पीछे उस घर तक पहुंच जाती है। वो उसे पैसे देकर अपने भाई की बॉडी वापस लाने को कहता है, पर युए उसके बिना नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो उसे बाहर मार्केट में वेट करने को कहता है। ताओ को भी उस ऑफिसर से अपने दोस्त की मौत का बदला लेना था, तो वो तैयार हो जाता है। वो अंदर जाता है तो फानशुन बच्चे के साथ सोया हुआ था और वाइफ वहीं बैठी थी। उसका मन बदल जाता है और जब वो वापस लौटने लगता है तब उसकी आहट से वाइफ चिल्लाने लगती है। ऑफिसर गन लेकर ताओ का पीछा करता है। वो ताओ पर गोली चलाता उससे पहले वो जूनियर ऑफिसर जो बाहर वेट कर रहा था फानशुन को पकड़ लेता है, लेकिन उस दौरान उसे खुद को गोली लग जाती है। वो वाइफ उसे पहचान लेती है और ताओ युए को साइकिल पर बिठाकर भाग जाता है जो घर के बाहर रुकी हुई थी। सब तरफ पुलिस उसे ढूंढने लगती है। वो लोग वहां से सीधा फ्यूनरल होम जाते हैं। वहां ट्रैफिकिंग वाला आदमी ताओ को देखकर पहचान लेता है और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने गैंग को बुलाने जाता है। फ्यूनरल होम से उन्हें पता चलता है कि उनके एक स्टाफ से गलती हो गई थी और अब यून की बॉडी एक मेडिकल कॉलेज को दे दी गई है। दोनों साइकिल पर सवार होकर कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच में ट्रैफिकिंग करने वाली गैंग आकर उन्हें पीटने लगती है। तभी वहां वो चोर आता है जो खुद को रॉबिन हुड कहता था, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, और वो ताओ की साइकिल लेकर भाग जाता है। बाकी सबको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां फानशुन आकर ताओ को लेकर जाता है
और सिया आकर यूए को लेकर जाती है। वो मेडिकल कॉलेज पहुंचकर आखिरकार यून की बॉडी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसे वापस अपने गांव ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए एक लेडी सजेस्ट करती है कि वो उसे वहीं क्रिमेट करके उसकी अस्थियां अपने गांव ले जाए। वो वैसा ही करते हैं। सिया यूए को बताती है कि कुछ महीने पहले यून ने उसे एक लेटर भेजा था। उस लेटर में एक स्टोरी लिखी हुई थी। एक नदी में 2 बूंदें रहती थी। यूए वो स्टोरी पहचान लेती है, मी और शुई, जो बादल बनकर धरती पर बरस पड़ते हैं। पर सिया कहती है कि यून ने चिट्ठी में अलग कहानी लिखी थी, और वो कंटिन्यू करती है। शुई पहले बादल बन के आसमान में पहुंचा और फिर मी से बोला कि जल्दी आओ, हमने साथ ट्रैवल करने का वादा किया था। मी शुई को उसके लिए वेट करने के लिए कहता है। दूसरे दिन तक मी बादल नहीं बनता। शाम ढलते ही सारे बादल गुलाबी हो जाया करते थे। मी भी शुई के साथ वही बनना चाहता था। एक दिन वो हल्का होकर ऊपर उठने लगता है, लेकिन वो बादल नहीं बनता बल्कि कोहरा बन जाता है। ऊपर से जा रहे एक बादल से वो कहता है कि अगर उसे उसका दोस्त शुई कहीं दिखे तो वो उसे बताए कि वो एक कोहरा बन चुका है। वो बादल बताता है कि शुई तो कल रात ही बारिश बनकर पैसिफिक महासागर में जा चुका है। जब मी पूछता है कि वो वापस कब आएगा, तब वो बादल बताता है कि उसका मिशन तो पूरा हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा। मी पूछता है कि कौन सा मिशन। बादल कहता है कि हम सब बस किसी खूबसूरत नज़ारे का एक हिस्सा बनने के लिए ही जन्मे हैं, और शुई वो बन चुका है। बादल मुस्कुराया और चला गया। मी उदास हुआ। वो आखिरकार उस नज़ारे का हिस्सा नहीं बन पाया जो वो हमेशा से बनना चाहता था। और ये कहानी कहीं ना कहीं यून की कहानी थी। यून जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया और उसे अलविदा कहना पड़ा। इस कहानी को उसने टाइटल दिया था अ फॉगी टेल। रास्ते से जाते वक्त सिया और यूए को किसी के अंतिम संस्कार का बैंड बजता हुआ दिखाई देता है, और दोनों यून की अस्थियां एक पॉट में लिए उसमें शामिल हो जाते हैं। यूए यून से कहती है कि धीरे चलो, देखो ये बैंड तुम्हारे लिए ही बज रहा है। अब हम घर जा रहे हैं। और ऐसे ही यूए यून को लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। मूवी के एंड क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि सिया यूए और उसके छोटे भाई को ताइपेई लेकर आती है और उन्हें स्कूल भेजती है। यूए खूब पढ़ लिख कर एक टीचर बनती है। सिया का ट्रूप डिस्बैंड हो जाता है और वो ऑफिसर्स क्लब में परफॉर्म करती है। यूए अपने फेलो टीचर के साथ शादी कर लेती है और सिया की शादी एक अमेरिकन से होती है। साल 1969 में यूए एक बेटी को जन्म देती है। साल 1987 में जो मार्शल लॉ चाइना में इम्पोज हुआ था, 38 इयर्स के बाद उसे हटा दिया जाता है। 1990 में यूए के हस्बैंड की लंग कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। प्रेजेंट में यूए अपनी बेटी और पोती के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। वहाँ नर्स एक नाम लेती है, चाओ कुंग ताओ, और वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सच में ताओ खड़ा था, जो कि अब बुढ़ा हो चुका था। वो उसके पास जाकर उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो कौन है। ताओ उसे पहचान लेता है और यूए उसे देख इमोशनल हो जाती है। उसे लगा था कि उसे भी एग्जीक्यूट कर दिया गया है, पर वो 25 साल जेल में था और उसकी कोई अभी फैमिली भी नहीं थी। यूए अपना चेकअप कराने जाती है, ताओ को वही वेट करने को कहकर। ताओ अपने हाथ से एक घड़ी निकालता है और नर्स को थमाते हुए कहता है कि वो अंदर गई हुई पेशेंट की है। वो नर्स से यूए को बताने को कहता है कि वो घड़ी पुरानी वाली नहीं है, पर उसी के जैसी है। वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है और यूए से बिना मिले चला जाता है, और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी अ फॉगी टेल की। इसमें यूए और ताओ का रिलेशनशिप हमें ये समझाता है कि कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत रिश्ते रास्ते में बन जाते हैं, और यही रिश्ते हमें जीवन की सबसे कठिन यात्राएं पार करने की ताकत देते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी सिंपल स्टोरी और इमोशनल जर्नी है। मूवी के एंड में यूए अपने भाई को पूरे सम्मान के साथ घर लेकर आती है, और इसी के दौरान पूरी जर्नी उसे बहुत मैच्योर बना देती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमारी जर्नी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमें रास्ते में कोई ऐसा इंसान मिल जाए
जो अंत तक हमारे साथ रहे, तो वो जर्नी बिना किसी मुश्किल के पार हो जाती है। तो इसी के साथ मैं विदा लूंगी आपसे और मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। इट वॉज माई स्टोरी टेलर दिस साइड।